हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रिगोनोमेट्री एनसीईआरटी एक्टिविटी 9.1 के पार्ट 2 वाले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो जो इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम हमारा धीरे धीरे आगे चल रहा था उसे मैं बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ बोर्ड पर एक सवाल दिखता होगा। ठीक है, बोर्ड पर आपको एक सवाल दिख रहा होगा, तो वो मैं सवाल बताता हूँ आपको। लिखा है, क्या लिखा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। बोर्ड की तरफ देखिए, आपको दिख रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। ठीक है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के 60-30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? देखिए, आप पहले एक बात समझिए। ये जो सवाल दे रखा है, यहाँ 2 तरह के बच्चे का बात हो रहा है। 2 तरह का बच्चा, अगर कोई छोटा बच्चा है, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा के लिए अगर आप फिसलन पट्टी, फिसलने वाला जो ये जो होता है स्लाइडर होता है, मैंने स्लाइड जिस पे करते हैं, ठीक है, पार्क में आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर बच्चा को हम ज़्यादा ढलान वाला दे दिए, इस तरह से बहुत ज़्यादा ढलान वाला दे दिए, तो बच्चा यहाँ से होकर इंज्योर हो सकता है, गिर सकता है, उसको चोट लग सकता है ना। तो इसीलिए कम ढाल वाला एक हो गया और एक अधिक ढाल वाला हो गया। तो वो जो ठेकेदार है वो 2 तरह का फिसलन पट्टी बनाना चाहता है, कम ढाल वाला और एक अधिक ढाल वाला। तो देखिए, तो बोल रहा है ना कि जो पहला है, हम क्या करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं ना कि यहाँ 2 कंडीशन लिख लेते हैं। 2 कंडीशन लिख लेते हैं। यहाँ लिखा मैंने पहली अवस्था, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दूसरी अवस्था। ओके, अच्छा, यहाँ पे मैंने लिख दिया पहली अवस्था, आगे लिख दिया मैंने दूसरी अवस्था। अब देखिए, जो पहली अवस्था थी उसमें क्या बोल रहा था ना सवाल में हमारा, वो पहली अवस्था वाले सवाल में हमारा बोल रहा था कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। देखिए, फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब कि एक इस तरह का 1.5 मीटर का ऊंचाई पर है। ये 1.5 मीटर ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक, यही ना फिसलन पट्टी है। बच्चा यहीं से तो फिसलेगा, 1.5 मीटर का ऊंचाई पर है। ठीक है, ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। और कितना डिग्री पर झुका हुआ है ये? तो 30 डिग्री एंगल पर झुका हुआ है। अगला में आते हैं। अगला में हमारा बोला है कि वो जो बड़े बच्चों के लिए है ना, बड़े बच्चों के लिए बनाना चाहता है क्या? 3 मीटर का ऊंचाई पे, 3 मीटर का, 3 मीटर का ऊंचाई पे बनाना चाहता है बड़े बच्चों के लिए। कितना डिग्री बनाना चाहता है? 60 डिग्री का बनाना चाहता है, 60 डिग्री का। ठीक है, तो छोटे बच्चों के लिए हो गया और बड़े बच्चों के लिए हो गया। अब देखिए, अब क्या है, हम इस सवाल को बनाएंगे कैसे। हमसे पूछा है कि फिसलन पट्टी का लंबाई कितना होना चाहिए प्रत्येक स्थिति में, यानी कि इस समय x मान लिया मैंने, इसे y मान लिया। अब दोनों केस में ये जो फिसलन पट्टी का लंबाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो फिसलने वाला होता है वो क्या होता है। देखिए, हम आपको बता चुके थे पहला वाला वीडियो में कि आपको जितना दे रखा है उसी से काम चलाना है। जितना दे रखा है इसका मतलब 3 साइड्स में से अगर 2 साइड दे रखा है तो 2 साइड से ही काम चलाना होगा। अब वो 2 साइड लंब है, कर्ण है या फिर आधार है, उसके हिसाब से है। और उसमें से आपको जो भी 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज़, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारे के सारे, वो देखिएगा आप कि कौन सा वाला फॉर्मूला लगता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए, पहले ये इस एंगल की बात कर रहा था। इस एंगल के सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा लंब होगी। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन करके रखा है पुराने वीडियोज़ में कि जो छोटा वाला एंगल होता है उसका सामने वाला जो होता है साइड, वो हमेशा होता है लंब। ठीक है, ये 90 डिग्री का सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। तो ये कर्ण हो गया x हमारा, और ये जो 30 डिग्री के सामने है ये है हमारा लंब। तो लंब और कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस 2 चीज़ें दे रखी है मुझे। अब 2 चीज़ों के साथ ही रिलेशन कर सकते हैं, मतलब कि अगर हम लंब बटा कर्ण कर ले या फिर कर्ण बटा लंब, लंब बटा कर्ण कर लें या फिर कर्ण बटा लंब,
दोनों में से कोई भी आप एक फार्मूला लगाओगे तो एकदम वैसा ही आंसर आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि लंब बटा कर्ण वाला लगा देता हूँ, ईजी पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखिए लंब बटा कर्ण वाला लगाते हैं, लंब बटा कर्ण वाला, तो लंब बटा कर्ण, तो देखिए लंब बटा कर्ण किसका होता है, किस आइडेंटिटी का होता है, साइन थीटा का होता है ना। साइन थीटा बराबर p/h, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि हमारा p/h होता है। ठीक, साइन थीटा का वैल्यू है हमारा 30 डिग्री, देखिए वहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है। लंब कितना है हमारा 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर। कर्ण कितना है हमारा x है, देखिए इसका वैल्यू कितना हो गया 1/2 हो गया ना। आप देखिए क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x आ गया हमारा, और 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 मीटर आ गया। देखिए था ना सिंपल। चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं, इसमें भी जो दे रखा है उसी से हमें काम चलाना है। देखिए ये जो 60 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हमेशा लंब होगी, मैंने बता दिया आपको। और ये वाला जो होगा, ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो एंगल है वो हमारा 90 डिग्री है। इस सवाल में भी ये वाला जो एंगल है वो हमारा है 90 डिग्री का। अब देखिए ये 90 डिग्री के सामने वाला होगा वो हमेशा हमारा कर्ण होगा। ठीक है, यानी कि हाइपोटेन्यूस होगा। तो यहाँ पे भी सेम केस है, लंब बटा कर्ण करिए या फिर कर्ण बटा लंब। तो हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे जो किए उससे उल्टा कर देते हैं, ताकि आपको पता चले कि एक ही आंसर आता है। देखिए मतलब इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई अलग होगा, पर अगर मैं इसका जगह कर्ण बटा लंब लिख लेता तो साइन थीटा नहीं रहता, वहाँ पे क्या रह जाता, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा रह जाता। ठीक है, कोसेक थीटा रह जाता। तो उसी तरह से करके आप निकालो उसका भी। तो चलो क्या करेंगे ना, हम सिंपल ही रखते हैं। तो मैंने बोला ना कि कर्ण बटा लंब करके देखते हैं, तो कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब किसका होता है, कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा बराबर क्या, कर्ण बटा लंब, यानी कि हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। देख लीजिए आप बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, अब कोसेक थीटा की जगह मैं एंगल का वैल्यू रख दिया 60 डिग्री, बराबर कर्ण कितना दे रखा है हमारा, कर्ण दे रखा है y, और लंब क्या दे रखा है हमारा 3 मीटर। देखिए इसका सामने वाला भुजा लंब होगा और वो वाला जो है 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा। अच्छा, कोसेक 60 का वैल्यू कितना होता है, देखिए कोसेक जो होता है साइन का हमेशा उल्टा होता है, तो साइन 60 डिग्री का जो भी वैल्यू होगा वही कोसेक 60 डिग्री का होगा, उल्टा मतलब उसका। यानी साइन 60 डिग्री का हमारा होता है कितना, √3/2 होता है ना, याद है ना। तो साइन 60 का अगर √3/2 होता है तो इसका हो जाएगा 2/√3। कितना हो जाएगा, 2/√3। तो यहाँ लिख दिया y/3। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ गया, y√3 = 6 आ गया ना। अब देखिए यहाँ तक करने के बाद मैं यहाँ आपको बताता हूँ। देखिए करना कुछ भी नहीं है, y का वैल्यू निकालने के लिए 6 के नीचे आ गया 3, मतलब √3। ठीक है, अब इसका रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। रैशनलाइजेशन का एक प्रोसेस है जिसे हिंदी में प्रमेयीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग करते क्या है, देखिए कोई भी भिन्न है ना, यानी कि फ्रैक्शन, यहाँ भिन्न दे रखा ना 6/√3। ठीक है, तो कोई भी अगर भिन्न हो तो उसका जो नीचे का हिस्सा है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर और नीचे। तो देखिए मैं कैसे तरह करता हूँ, 6/√3 है, √3 जो है ऊपर भी मल्टीप्लाई किए नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर में आ गया हमारा 6√3 और नीचे में √3 गुना होकर 3 आ गया। ठीक है, तो इसको 3 दूनी के 6, यानी कि y = 2√3। ठीक है, y = 2√3 आ गया, y = क्या आ गया, 2√3 मीटर, और यहाँ पर x = 3 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इस सवाल को बता दिया। तो इस तरह का जो सवाल है, मैंने पहला जो सवाल बताया था, पहला जो सवाल था वो था हमारा सर्कस वाला भी इसी टाइप का सवाल है। देखिए ये एक टाइप है, ये एक टाइप कैसे है, आपको एक एंगल दे देगा, उसमें 2 साइड नहीं देगा, सिर्फ एक ही साइड देगा। ठीक है, एक साइड सिर्फ दे देगा और एक एंगल देगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल का पिक्चर आपको ड्रॉ करना होगा, जिसमें सिर्फ आपको एक ही साइड देगा और एक एंगल देगा, और उससे कोई भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं कि हमेशा हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण ही पूछे, आपसे बेस यानी कि आधार भी पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो इस तरह के सवाल में बस जो दिया हुआ है उससे रिश्ता निकालना। अब जो दिया हुआ है तो एक तो हमको पता है, अब जिसे निकालना है उसको x मान के उसी के साथ हम लोग रिलेशन बैठा के इस तरीके से करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे, तो चलिए बढ़ते हम अपने सीधे अगले सवाल की तरफ। तो
चलिए अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते। देखिए यहाँ बोर्ड पर देखिए, आपको मैंने इमेज लगा दिया है, वहाँ से आपको दिख रहा होगा। क्या लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से, मतलब कि ज़मीन का एक पॉइंट है कोई भी, उससे जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर हो। ठीक है, अब देखिए एक टावर है, मीनार का मतलब एक टावर है। टावर से बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से, मतलब कि ज़मीन पर एक कोई कहीं पे भी दूरी पे कोई पॉइंट है, एक पॉइंट है मान लीजिए। ठीक है, ये जो है मीनार का पाद बिंदु यानी कि बेस, उसका जो बेस है, उसका जो ज़मीन का नीचे का हिस्सा है। ठीक है, पाद मतलब पैर, तो मीनार का पैर यानी कि निचला हिस्सा, निचला हिस्सा से किसी पॉइंट तक का जो दूरी दे रखा है वो हमारा दूरी दे रखा है कितना, 30 मीटर का, 30 मीटर का दे रखा है। बोल रहा है कि मीनार शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। देखिए अभी तक मैंने जितना भी सवाल बताया उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन कहीं पर भी नहीं बताया गया था, मतलब कि सवाल में मेंशन नहीं था ना। यहाँ पे पहले बार मेंशन कर दिया है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, यानी कि उन्नयन कोण का मान 30 डिग्री है। मैंने बताया था ना पहले वाले पार्ट में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है। इसके मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, आप जिस पॉइंट से बात करो, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है अगर आप ऊपर की ओर देख रहे हो तो जो एंगल बनता है, देखिए ऊपर की ओर देखता है मान लीजिए, तभी ना यहाँ से ये जो एंगल बना। अगर आप ऊपर की ओर देख रहे हो तो जो एंगल बनेगा किसके साथ बनेगा, ज़मीन के साथ। यहाँ पे ज़मीन के साथ जो बना उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, और अगर आप हवा से ज़मीन में देखते हो, मान लीजिए आप यहाँ छत पे खड़े हैं और आप पार्क में किसी को खेलते हुए देख रहे हैं या फिर ज़मीन के किसी को भी देख रहे हैं मान लो, तो जो एंगल बनता है, अब देखिए ये वाला एंगल आप इसको मत ले लेना, ठीक है, इसको नहीं ले लेना। अब यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे किया था तो देखिए मैंने एक सीधा लाइन लिया था ना ज़मीन के साथ, तो ज़मीन के साथ लिया था, तो यहाँ पर तो ज़मीन नहीं है तो हम एक मान लिए, ठीक है, मान लिए एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है जो कि ज़मीन की तरह है। तो जो ये एंगल होगा, ये एंगल वही होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण। अब देखिए एकांतर कोण के मान आपस में बराबर होते हैं ना, इसलिए ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ठीक है, चलिए सवाल पे बढ़ते हैं हम। देखिए क्या दिया है, मैंने आपको बता दिया ना यहाँ पर कि एक मीनार है जो कि 30 मीटर उसका बेस से दूरी है किसी पॉइंट का और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना मीनार की ऊंचाई। तो हम मीनार की ऊंचाई को x मान लेते। देखिए मैं यहाँ पर ज़्यादा लिखने वाला नहीं करूँगा, वो आप खुद से लिखना। देखिए मैंने मीनार की ऊंचाई को x मान लिया। अब क्या करना है हमको, देखिए मैंने बोला आपको अभी तक जितने भी सवाल कराएं कि जो दिया है उसी से आपको काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो 30 डिग्री है पहले, अच्छा पकड़ोगे कैसे, सबसे छोटा एंगल को ही पहला पकड़ा करो। 90 डिग्री का सामने वाला सभी जानते हैं कि वो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है यानी कि कर्ण होता है, पर ये जो छोटा वाला एंगल है उसके बारे में कोई भी नहीं जानते हैं। तो देखिए छोटा वाला एंगल का सामने वाला हो गया हमारा लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और ये जो है बच गया वो है बेस हमारा। ठीक है, तो अब देखिए लंब दिया है और बेस यानी कि आधार दिया है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस दिया है। अब इसमें से आप कोई भी लगा लो, मैं सिंपल लगाता हूँ, लंब बटा आधार लगा लेता हूँ। तो लंब बटा आधार यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस किसका फॉर्मूला होता है, तो tan थीटा का होता है। तो tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा आधार यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। तो मैंने बोला tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, होता है ना। तो अब देखिए इसमें करना क्या है, परपेंडिकुलर बैठाइए, बेस का मान बैठाइए और एंगल का मान बैठाइए, बस सवाल बन जाएगा। तो देखिए tan थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, और लंब यानी कि परपेंडिकुलर है हमारा x, और बेस यानी कि आधार है हमारा 30। देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, ये हो गया x/30। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या हो गया x√3 = 30। यहाँ करते हैं, ये है गुना में हमारा, उधर गया तो डिवाइड में हो जाएगा, 30 के साथ डिवाइड में आ गया √3। अब इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो मैंने बताया था ना कि ऊपर और नीचे सेम चीज़ से गुना कर दो, जो भी चीज़ नीचे दी हुई है। चलिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, 30 × √3 बटा √3 को √3 से गुना कर दिए तो आ गया हमारा 3। ठीक है,
तो 3 से 30 को काट दिया तो आ गया 10, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया 10√3। अब देखिए जो भी यूनिट है मीटर है तो हम यहाँ पे लिख देंगे मीटर। देख लीजिए आप गौर से सवाल को, देखा आप लोगों ने 4 नंबर सवाल कितना ईजी था। तो ये जो सारे के सारे सवाल है ये एक ही टाइप के सवाल है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखेगा, ठीक है। सुविधा असुविधा के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैं कभी बोर्ड के सामने आ गया और सवाल आपको मेरे माथे के ऊपर दिखने लग जाए, ठीक है। चूँकि मेरा बहुत ही छोटा बोर्ड है, इसी में एडजस्ट करके बनाना पड़ता है, इसलिए आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं एक बहुत ही छोटा यूट्यूबर हूँ, बस आप लोग का सपोर्ट और प्यार चाहिए ताकि मैं भी आगे आप लोगों की इस तरह ही सर्व करता रहूँ और एजुकेशन थोड़ा मैं अच्छे तरीके से दे सकूँ आप लोगों को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट का। चलिए तो देखते हैं अपना अगला सवाल। तो हमारा जो अगला सवाल दे रखा है, देखिए आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो देखिए क्या बोल रहा है हमारा कि जो भूमि है यानी कि ज़मीन है, पहले हम एक ज़मीन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है हमारा ज़मीन का लेवल और इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि यहाँ 60 मीटर की ऊंचाई पर एक क्या उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है। तो मैं पतंग का एक छोटा सा चित्र बना देता हूँ, हालांकि बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में आपको, फिर भी मैंने समझने के लिए बना दिया। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी जो डोरी है, देखिए डोरी होगी ना, तो डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यानी कि ज़मीन से कुछ दूर पर कोई बिंदु है और वहाँ पर मैंने पतंग को बांध दिया है एक डोरी से, पतंग की जो डोरी होती है ना उससे बांध दिया है, ठीक है। तो जो भूमि के साथ डोरी का झुकाव है, यानी कि जो डोरी है उसका जो झुकाव है वो है 60 डिग्री का। कितना है हमारा फ्रेंड्स, 60 डिग्री का है। देखिए ये हमारा 60 डिग्री का। चलिए 60 डिग्री का झुकाव है। मानना है आपको कि डोरी में कोई भी ढील नहीं है। देखिए डोरी में कोई भी ढील नहीं, ऐसे भी आप पतंग उड़ाते होंगे जब बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे पतंग जाती है तो आप लोग देखते होंगे कि डोरी बहुत ही तनी हुई रहती है ना। अगर आप उसमें इस तरह का मतलब छूने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ही स्ट्रेच्ड होती है, ठीक है। तो चलिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डोरी की लंबाई, ठीक है, हमें निकालना है डोरी की लंबाई। तो देखिए अच्छा अब आप बताइए, ये तो हो गया हमारा ज़मीन का हिस्सा, ये हो गया हमारा जितनी ऊंचाई पे हमारा पतंग उड़ रहा है, यानी कि हमसे पूछा डोरी की लंबाई, हम समझेंगे कैसे कौन वाला, तो ये वाला है हमारा डोरी की लंबाई। इसको हम लोग मान लिए x क्या मीटर। देखिए हम हर बार आपको सवाल में बताते आए हैं कि जो दिया है उसी से काम चलाइए, जो दिया है उससे काम चलाइए का मतलब होता है जो साइड दिया है, ट्रिगोनोमेट्री में ट्रायंगल से ही हमारा बनता है जो भी है ट्रायंगल से। तो 3 गो ही भुजा होता है इसमें, यानी कि 3 साइड ही होता है। अब 3 भुजा में हमको कोई भी 2 भुजा दिया है उससे भी मेरा काम चल जाएगा अगर एक एंगल दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पर मेरा दे दिया हुआ एक ये वाला भुजा जो है x जिसको हम माने हैं वो तो हाइपोटेनियस है। क्यों हाइपोटेनियस है? क्योंकि 90 डिग्री के सामने है, यानी कि कर्ण है। अगला वाला जो 60 डिग्री ये छोटा एंगल है, ठीक है। छोटा एंगल मैं हर बार क्यों बोलता हूँ, छोटा का मतलब होता है जो भी 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में अगर कोई भी जितना के जितना सवाल है सारे के सारे 90 डिग्री वाले ही सवाल होते हैं, मतलब सारा का सारा कोई भी आपको ऐसा ट्रायंगल नहीं मिलेगा जो 90 डिग्री का ना हो। तो जो भी 90 डिग्री से लेस एंगल है वो सारे के सारे छोटा एंगल मैं बोल रहा हूँ। तो छोटा एंगल का सामने वाला जो भुजा हो गया वो हो गया हमारा लंब, यानी कि लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण लिख देते हैं तो लंब बटा कर्ण हो जाता है साइन थीटा का फॉर्मूला। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया हमारा लंब बटे में कर्ण, यानी कि P/H। तो जो साइन थीटा होता है, देखिए थीटा का वैल्यू है हमारा यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ। तो लंब कितना है हमारा 60 मीटर और कर्ण हो गया हमारा x। इसका वैल्यू बैठाते हैं तो आता है हमारा √3/2, ये हो गया 60/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ गया x√3 इज इक्वल टू 60 को 2 से गुना किया, 60 दूना का 120, ठीक है। अब ये जो है ये √3 गुना में था ना x के साथ में, x के साथ गुना में था तो इधर आ गया भाग में। चलिए आगे देखते हैं। आगे मैंने बताया था आपको रैशनलाइजेशन करने के लिए, यानी कि परमेयीकरण करने के लिए, परमेयीकरण करने का प्रोसेस मैंने बताया कि जो भी नीचे दिया हुआ हो उसी से ऊपर नीचे गुना कर दो। तो मैंने इसे गुना कर दिया। अब √3 को √3 से गुना करते हैं हमारा आता है 3 से काटा तो मेरा 40 बार में कट गया। x इज इक्वल टू हो गया हमारा 40 √3 मीटर। मान लीजिए अगर आपको डेसिमल में दे दे आंसर तो आपको याद रखना है कि √3 का जो वैल्यू होता है 1.732 होता है। कितना होता है? 1.732 होता है। ये आपको याद रखना है क्या कि √3 का वैल्यू। तो उस केस में क्या करना है आपको, 40√3 है, देखिए 40√3 है। इसका मतलब है
कि जो 40 है ना, 40 के साथ √3 का रिलेशन क्या है हमारा, गुना का रिलेशन है ना, तो गुना का रिलेशन है तो गुना ही कर देंगे। 40 को हम क्या कर देंगे 1.732 से गुना कर देंगे, बस गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा डेसिमल का। तो गुना आप लोगों को आता ही होगा, तो आप लोगों ने देख लिया ना ये वाला जो हमारा सवाल था 5 नंबर का सवाल कितना ईजी था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए बोर्ड पर आपको 6 नंबर सवाल दिख रहा होगा। 6 नंबर सवाल मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, आप लोग देखिए। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो कि 30 मीटर ऊंचे एक मकान से, मतलब भवन है, उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको पहले पिक्चर, पहले मैं पूरा पिक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरीके से हुआ। तो ये जो हो गया, ये हो गया हमारा 1.5 मीटर का लड़का लंबा, और ये 30 मीटर हो गया पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये मैंने सीधा एक लाइन ड्रॉ कर दिया, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। ये होता है हमारा 30 डिग्री, ये होता है हमारा 60 डिग्री। अच्छा ये हो गया ना, हमें पूछ रखा है यहाँ तक, हम इसको x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं। चलिए देखिए बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, इसका नाम भी मैं दे देता हूँ, नाम दे देते हैं इसका A B C एंड D। अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। देखिए बोल रहा है क्या, बोल रहा है क्या, बोल रहा है देखिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो कि 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। लड़का जो है उसका जो हाइट है वो है BE, क्या है BE, वहाँ देखिए पिक्चर की तरफ BE जो है 1.5 मीटर है, ठीक है। तो वो जो BE है 1.5 मीटर, ये जो लड़का है यहाँ से कुछ दूरी तक चल कर गया, ठीक है। तो चल कर जाने के बाद जो उसके सर से, जो सर से देखता था वो भवन का जो ऊपरी सिरा को, जो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण था 30 डिग्री पहले था, अभी जब वो यहाँ तक पहुँचता है तो 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है, 60 डिग्री हो जाता है। तो आपको बताना है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया, यानी कि BC का वैल्यू बताना है, BC का वैल्यू, ठीक है, जो कि हम लोगों ने x मान रखा है। देखिए जब भी कोई ऐसा सवाल आप देखिए ना जिसमें 2 तरीके का राइट एंगल हो, तो आप सबसे पहले छोटा वाला एंगल से वैल्यू निकालना सीखिए, ठीक है, छोटा वाला एंगल से। तो पहले छोटा वाला एंगल से वैल्यू निकालने से पहले हम क्या करेंगे, देखिए 2 राइट एंगल ट्रायंगल है ACD, एक है ACD और दूसरा है ABD, आप देख रहे हैं बोर्ड पे। देखिए AC का भी वैल्यू नहीं पता है, CD का वैल्यू भी नहीं पता है और AD का भी नहीं, जो AD है वो नहीं पता। देखिए वहाँ 30 मीटर पूरा जो बोला है ना वो AF को बोला, 30 मीटर जो बोला है पूरा AF को बोला है, ठीक है, AF को बोला है। और ये जो लड़का था DF, ठीक है, वो 1.5 मीटर अगर घटा दे तो AD का लंबाई निकल जाएगा ना, यानी कि जो AD था वो कितना, अगर हमसे कोई पूछ दे तो AF में से कितना घटा देंगे, तो AF में से DF घटा देंगे, तो AD बराबर AF का वैल्यू है टोटल 30 मीटर, 30 मीटर से अगर हम 1.5 मीटर घटा देते तो मेरा आ जाता है 28.5 मीटर, 28.5 मीटर आ जाता है हमारा उस जो है AD का जो लंबाई। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने इसको साइड में कहीं लिख लिया कि जो हमारा AD है वो है 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, और लिख देता हूँ छोटे वाले ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ACD है ना, तो ट्रायंगल ACD में मैं क्या करूँगा, देखिए जो चीज़ दिया उससे काम चलाना है। हमारा दे दिया अभी AD यानी कि लंब पता चल चुका है, और CD यानी कि जो बेस यानी आधार है वो नहीं पता था, तो मैंने उसे y मान लिया। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा का, ठीक है, tan थीटा में दोनों आ जाता है, P और B यानी कि लंब और आधार दोनों आ जाता है। तो लिख देते हैं लंब बटा में आधार यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। तो जो परपेंडिकुलर है वो हमारा है कितना, 28.5 मीटर ना, 28.5 मीटर, और जो बेस है वो हमको नहीं पता था तो y माने हुए, देख लीजिए आप छोटा वाला ट्रायंगल ACD में, ठीक है, जो CD है वही तो बेस है उसका, ठीक है। तो tan थीटा की जगह रख दिए वैल्यू, देखिए उसका 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री बराबर 28.5 बटा में y, तो इसका वैल्यू रख दिए तो √3 बराबर 28.5 बाई y, तो y इज इक्वल टू आ गया 28.5 डिवाइडेड में √3। ये इसके साथ इधर अगर जगह प्लेस अपना जो है एक्सचेंज कर ले
तो ये y अगर यहाँ आ गया तो √3 यहाँ चला आएगा, बस यही तरीका था। तो देखिए y का वैल्यू आ गया, हम इसको भी यहाँ लिख लेते हैं। y बराबर कितना हो गया हमारा 28.5 बटा में √3। यह आपको आगे काम देगा। देखिए इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं फटाफट से बड़ा वाला ट्रायंगल में। बड़ा वाला ट्रायंगल में फटाफट से चलते हैं। तो जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, वो बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल ABD में, ठीक है। इसमें भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है ना। देखिए लंब जो है उसका AD है ना, तो AD का डायरेक्ट वैल्यू आप रख दीजिए, 28.5 मीटर रख दिया डायरेक्ट वैल्यू। अब BD जो है ये BD हमको पता नहीं है, तो हम ये टोटल रख देते हैं, ठीक है। बाद में हम बता देंगे कैसे करना है। देखिए tan थीटा का वैल्यू रख दिए, कितना हो गया, थीटा का वैल्यू देखिए 30 डिग्री है ना, तो बराबर 28.5 बटा में BD, ठीक है। 30 डिग्री का वैल्यू रख दिए तो 1 बटा √3 हो गया, ये 28.5 बटा में BD ये हो गया। अब जगह चेंज कर दिए तो BD बराबर आ गया, कितना आ गया 28.5 गुना √3। देख लीजिए BD का वैल्यू, यानी कि यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक लंबा हमारा निकल गया कितना 28.5 गुने √3। इसको भी हम वहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम वहाँ पे लिख लेते हैं कि BD बराबर आ गया कितना 28.5 गुने √3, ठीक, लिख लिया। अच्छा ये जो y था वो क्या था, ये जो y था इसको हम CD भी तो बोल सकते हैं ना, CD बराबर y है, वही हो गया, ठीक। चलिए आप देखिए करना क्या है, देखिए करना कुछ भी नहीं है। वो हमसे क्या पूछा, जरा सवाल में गौर से देखिए। तो सवाल में हमसे पूछा है कि लड़का जो है वो भवन की तरफ कितनी मीटर दूर चल कर गया है। अच्छा वो लड़का पॉइंट बी पे पहले खड़ा था, बी उसका सर है एक्चुअली, वो लड़का खुद BE है, ठीक है। BE वो लड़का है, वो चल कर गया बी पॉइंट से सी पॉइंट तक चल कर गया। तो बस वही तो हमको निकालना है कितना चल के गया है, ठीक है। तो बस देखिए अभी टोटल का टोटल हमारा जो यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं कि BD है टोटल लंबाई। अगर BD में से ये वाला हिस्सा CD घटा देंगे तो BC निकल जाएगा ना। यानी कि अगर BD टोटल दिया है और उसमें से क्या घटा दे, CD घटा दे, तो हमारा BC निकल जाएगा। अच्छा BD कहीं दिया हो, देखिए हम BD अभी निकाले हैं। BD है हमारा 28.5 गुने √3 और माइनस इसमें से CD कर दे, CD भी निकाल दिए हैं हम, कितना 28.5 बटा √3 बराबर कितना BC। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे। तो भिन्न का जोड़ घटाव आप डायरेक्ट जानते हैं, इसको इससे गुना कर दीजिए तो 28.5 और √3 का √3 से गुना हो गया तो आ गया डायरेक्ट 3 माइनस 28.5 बटा में आ गया √3 बराबर BC। तो देखिए इन दोनों में, अच्छा अब आप अगर यहाँ गुना करने बैठ जाएंगे तो बहुत ही कैलकुलेशन तो है जो वो पेचीदा हो जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं ना, ये दोनों में 28.5 कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, तो आ गया 3 माइनस 1 बटा में √3, ठीक है। तो 28.5 गुने 3 में से 1 घट गया, कितना आ गया 2 आ गया ना, बराबर √3 इज इक्वल टू BC। अच्छा इतना हो गया हमारा, देख लीजिए। तो 28.5, अच्छा 28.5 दूनी के कितना होता है, तो आप ही सोच लीजिए 28 दूनी के 56 होता है, यानी कि 57 हो जाएगा। 57 हो जाएगा तो 57 बटा में √3 बराबर क्या है हमारा BC। देखिए अब जब बटा में रूट वाला जैसा कोई भी चीज़ हो तो हम लोग करते हैं परमयीकरण, तो परमयीकरण कर देते हैं, यानी रैशनलाइजेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, कर देते हैं रैशनलाइजेशन। तो करने का तरीका क्या है, करने का तरीका जो नीचे में दिया है उसी से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए, ऐसे कर लिए तो BC बराबर 57 गुने √3 और √3 का √3 से गुना किया 3। अब देखिए 3 से कटता है ना 57, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 दिया 57, यानी कि 19 बार में कट गया, 19 बार में क्या हो गया, कट गया, ये 19 है, ठीक। तो जो BC बराबर है वो आ गया 19√3 मीटर। देख लीजिए जो BC बराबर था हमारा आ गया 19√3 मीटर। बस 6 नंबर सवाल यहीं तक था। तो अब आप लोग यहाँ पहले देख लीजिए, आप अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप इसे वीडियो पॉज करके उतार भी सकते हैं, ठीक है, आप इसे वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं। अब चलिए आगे देखिए, मैंने आपको ये सारा सवाल बता दिया।
अब जो है आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल का जो है पार्ट में पार्ट तोड़ तोड़ के लाऊंगा, ठीक है। तो पार्ट वाइज पार्ट तोड़ के लाऊंगा तो इससे एक वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा और आप आसानी से सीख सकते हैं। और आपको मैथ का मैंने सारा का सारा प्लेलिस्ट बना के रखा है, आप उसमें से देखिए, आपको ट्रिगोनोमेट्री का फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हमें सपोर्ट मिलेगा तो हम इससे भी अच्छा आपको कंटेंट ला के देंगे। अभी तो मजबूरी है एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए, फिर मैं आपको कॉन्सेप्चुअल सवाल भी ला कर दूंगा, ठीक है। अगर ये जब मेरा सीरीज खत्म हो जाएगा ना हाइट एंड डिस्टेंस का, तो मैं आपके लिए एक और एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पिक्चर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। कोई भी मैंने अपने मन से एक बुक ले लिया हाथ में और उसके बाद कोई भी मैं अपने मन से एक पिक्चर ड्रॉ करूंगा, ठीक है। आपके सामने बता दूंगा कि पिक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं, खासकर ये हिंदी वालों के लिए, ठीक है। चलिए आज के लिए वीडियो यहीं तक रहने देते, धन्यवाद।